हे दोस्तों, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ। तो आज हम देख रहे हैं आइसो क्वेंट कर्व का पार्ट, जिसे हम आइसो प्रोडक्ट कर्व भी बोलते हैं। आइसो मतलब होता है इक्वल और क्वेंट मतलब होता है क्वांटिटी। तो इसको आप इक्वल क्वांटिटी या इक्वल आउटपुट या इक्वल प्रोडक्ट कर्व भी बोल सकते हैं। तो जनरली ये प्रोड्यूसर के बिहेवियर से रिलेटेड होता है। जैसे आपने इंडिफरेंस कर्व देखा होगा, जो कि कंज्यूमर के बिहेवियर से रिलेटेड होता है, जहाँ पे हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से प्रेफरेंस की बात करते हैं, तो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन की बात करते हैं अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स की तरफ। तो जब भी अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं एक पर्टिकुलर कर्व पे, तो आपको बताया कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स बोलेंगे, लेकिन जब भी कर्व पे प्लॉट करेंगे तो दो ही गुड्स ले पाएंगे, एक्स और वाई, इन डिफरेंस कर्व वाली अप्रोच में। ठीक है, एक जगह मैंने एक्स रखा और एक जगह वाई रखा, जिसमें मैंने आपको कॉफ़ी बिस्किट वाला एग्जांपल जनरली बताया था, आपको ध्यान हो तो, जिसमें आपने प्राइस लाइन इससे रिलेटेड भी देखा था, या उससे पहले भी मैंने जो भी एग्जाम्पल बताया टी कॉफ़ी, तो आप समझ गए होंगे। तो देखिए कुछ क्या होते हैं, आपको पता है कि जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं गुड्स की जगह। ठीक है, गुड्स की जगह किसकी बात करते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की। जैसे हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होंगे, आपको पता है, लैंड, लेबर, कैपिटल। कैपिटल में क्या जाता है आपका, मशीनरी, इक्विपमेंट, टूल्स। इसके अलावा एंटरप्रेन्योर स्किल मतलब मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी, ये सारे आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, यानी इनपुट का पार्ट है, जिसके थ्रू क्या होता है, आउटपुट प्रोड्यूस होता है, जो कि मैंने प्रोडक्शन फंक्शन में आपको सारा पार्ट बताया। तो अब जैसे इंडिफरेंस कर्व में बोल रहा है कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स पे आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, वैसे ही यहाँ पे क्या बोलेगा, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे आपको सेम लेवल ऑफ आउटपुट मिल रहा है। समझ गए, बस यही पार्ट क्या आपका आइसोकरेंट। सेम टू सेम सारी प्रॉपर्टी जैसे इंडिफरेंस कर्व पे लग रही है, इस पे भी प्रॉपर्टी सेम टू सेम लगेगी। जैसे आप बोलते थे पैरेलल होता है, ठीक है, सॉरी पैरेलल नहीं होता, इंटरसेक्ट नहीं करता। ठीक है, इसके अलावा आपने ये देखा होगा कि एक्स और वाई एक्सिस को टच नहीं करता। सेम टू सेम प्रॉपर्टीज इसमें भी अप्लाई होगी। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे वो देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट का पार्ट कवर करेंगे, मीनिंग या डेफिनेशन जैसे भी बोलिए वो कवर कर लेंगे। इसके अलावा आपको पता है शेड्यूल आता है, फिर कर्व बनता है, फिर इसके अलावा जैसे इंडिफरेंस मैप बनता था, वैसे ही आपका क्या बनेगा, आइसोक्वेंट मैप बनेगा। ठीक है, इसके बाद MRTS आएगा, वहाँ पे आता था MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, यहाँ पे आएगा मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन। फिर प्रॉपर्टीज आएंगी जो कि इंडिफरेंस कर्व में भी होती थी, इसमें भी सेम होगी। वहाँ पे गुड्स की बात कर रहा है, यहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहा है, बस याद रखना। इसके बाद हम देखेंगे डिफरेंस, देखेंगे किसके बीच में, इंडिफरेंस कर्व और आइसोक्वेंट कर्व के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कॉन्सेप्ट का पार्ट। अब देखिए आपको भी पता है कि जब भी आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलोगे, तो इसमें लैंड, लेबर, इसके अलावा मशीनरी, इक्विपमेंट, टूल, ये सारा पार्ट आ जाएगा। तो अब एक ही कर्व पे इतना सारा पार्ट तो आ नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे, एक पार्ट पे लेबर लेंगे, एक पार्ट पे कैपिटल लेंगे। आप चाहे एक्स एक्सिस पे लेबर ले सकते हैं, आप चाहे एक्स एक्सिस की जगह वाई एक्सिस पे भी ले सकते हैं। अगर एक्स एक्सिस पे लेबर ले रहे हैं तो वाई एक्सिस पे कैपिटल लेनी पड़ेगी, अगर वाई पे आप लेबर ले रहे हैं तो एक्स पे कैपिटल लेनी पड़ेगी, आपके ऊपर है। तो यहाँ पे हम दो ही फैक्टर बोल रहे हैं या दो ही फैक्टर मान के चल रहे हैं, उसके हिसाब से हम कर्व बनाएंगे, उसके हिसाब से शेड्यूल बनाएंगे। यहाँ सबसे पहले क्या बोल रहा है, आइसो का मतलब होता है इक्वल, क्वेंट का मतलब होता है क्वांटिटी और प्रोडक्ट, जिसको हम बोलते हैं आउटपुट। इसका मतलब क्या हुआ, इक्वल क्वांटिटी या इक्वल प्रोडक्ट। अब आपको क्या बोल रहा है कि गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए अलग अलग फैक्टर्स की ज़रूरत होती है। ये फैक्टर एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं। इसका मतलब क्या बोल दिया, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, क्योंकि आपको पता है कि जैसे इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स बनता है, वैसे ही आइसोक्वेंट या आइसो प्रोडक्ट कर्व कॉन्वेक्स बनता है। कॉन्वेक्स का रीजन क्या है, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होना। आपको पता है कि लेबर पूरा का पूरा कैपिटल को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होता है। वैसे ही कैपिटल पूरी की पूरी लेबर को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकती, लेबर की ज़रूरत तो पड़ती है। तो जैसे हमने वहाँ पे बताया था कि इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं, वैसे यहाँ पे भी क्या होते हैं, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। ठीक है, लेबर और कैपिटल में कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होता ही है, इसलिए आपका हमेशा कॉन्वेक्स बनता है, ना कि कॉनकेव बनता है, और ना ही स्ट्रेट बनता है। स्ट्रेट लाइन किस पे बनती है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट वाले पार्ट में। जैसे मैंने वहाँ गुड्स में बताया था, यहाँ पे क्या होगा, वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट क्या होंगे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो सकते हैं। मतलब लेबर की जगह पूरा कैपिटल, कैपिटल की जगह पूरा लेबर, तो वैसा भी हो सकता है आपका पार्ट। तो उस केस में आपका कैसे बनेगा आगे मैं बताऊँगा, लेकिन अभी तो मैं आपको हल्का हल्का सा हिंट दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि एक गिवन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट में बी प्रोड्यूस विद डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर, ये तो मैंने आपको बताई। आइसोक्वेंट कर्व्स आर आल्सो नोन एज इक्वल प्रोडक्ट, आइसो प्रोडक्ट ऊपर भी दे दिया था, और प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व, तो देखो इंडिफरेंस कर्व नहीं बोल रहा, पूरा देखना नाम, प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व, सिंस इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस फ्रॉम थ्योरी ऑफ कंजम्पशन टू थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। आपको पता है कि इंडिफरेंस कर्व अगर बात करोगे सिर्फ, तो वो थ्योरी ऑफ कंजम्पशन है, मतलब कंज्यूमर बिहेवियर की बात कर रहा है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है। लेकिन अगर आप प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व बोलोगे या आइसोक्वेंट कर्व बोलोगे, ठीक है, या जो दूसरे भी नाम है वो बोल सकते हो, तो वो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहा है।
इसका मतलब प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है। जैसे आपने वहाँ पे प्राइस लाइन देखा है इन डिफरेंस कर्व में, बजट लाइन, यहाँ पे कौन सी होती है, आइसो कॉस्ट लाइन होती है। कौन सी होती है, जो कि हम अगली वीडियो में देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, दस एन आइसो प्रोडक्ट और आइसोक्वेंट कर्व इज दैट कर्व विच शोज द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर यील्डिंग द सेम टोटल प्रोडक्ट। जैसे मैंने आपको है ना इंडिफरेंस कर्व बना के बताया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था ये एक लोकस ऑफ पॉइंट है। लोकस ऑफ पॉइंट, डिफरेंट लोकस ऑफ पॉइंट का मतलब क्या हो गया, डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो गए, अलग अलग लोकस ऑफ पॉइंट हो गए, जहाँ पे हम बोलते हैं सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। वैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, सेम टोटल आपको आउटपुट निकल के मिल रहा है। ठीक है, चाहे कोई से भी कॉम्बिनेशन की बात करेगा। और ये भी क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, जो कि लेफ्ट से राइट जा रहा है, जो कि आगे पूरा डिटेल में पार्ट आएगा। अब आपको बताएं कि वहाँ पे किस रीजन से होता था इंडिफरेंस कर्व में, एमआरएस की वजह से। यहाँ पे किस रीजन से होगा, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन की वजह से। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि ये स्लोप क्या होता है, डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फिर उसके बाद बोल रहा है कि जनरली ये किसके थ्रू एक्सप्रेस होता है, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन के थ्रू। वहाँ पे हम बोलते हैं स्लोप ऑफ आईसी कर्व, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, स्लोप ऑफ आइसोक्वेंट कर्व जनरली बोलेंगे, या स्लोप ऑफ आईसी लाइन बोलेंगे, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, स्लोप ऑफ आइसोक्वेंट लाइन, जो कि क्या होगी, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन से रिलेटेड होगी। अब डेफिनेशन और अजम्पशन से पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले शेड्यूल, ताकि आपको थोड़ा थोड़ा पार्ट समझ में आ जाए, फिर तो डेफिनेशन आराम से हो जाएगी। और क्या, अब देखिए शेड्यूल में जनरली आपको क्या दे रखा है, दो फैक्टर इनपुट दे रखे हैं, एक तो लेबर और कैपिटल दे रखा है। जैसे आपने है ना इंडिफरेंस कर्व में एक्स और वाई बोला था, वैसे यहाँ पे हम एल और के बोल सकते हैं इसको। An isoproduct schedule shows the different combination of these two inputs that yield the same level of output। अगर आपको पता चला तो इसका मतलब क्या है, ये बोल रहा है it shows the different combination, ये दिख रहे हैं आपको, of these two inputs मतलब लेबर और कैपिटल, that yield the same level of output 200 200 200 200 200। सिंपल सी बात है। अब याद रखिए, देखिए जब भी हम बोलते हैं कि आपको कि ये टच नहीं करते हैं, एक तरीके से यू बनते हैं, तो इसका मतलब ना तो एक्स एक्सिस को टच कर रहे हैं ना वाई एक्सिस को। तो आप ये बताइए कि जब भी ये अप्रोच बता रखी है, तो इसके हिसाब से आप 0 यूनिट लेबर पे और 15 आपके पास, या जो भी मान लो सपोज करो 10 कैपिटल दे रखी है और 0 लेबर दे रखी है, क्या आप प्रोडक्शन कर पाओगे क्या, नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन होना चाहिए, 1 और 15, 2 और 11, टोटल में ज़रूरी नहीं है सेम हो, लेकिन इसका मतलब क्या है, सारी जगह सेम लेवल सेटिस्फेक्शन है, चाहे आप ए पॉइंट बोलो, चाहे आप बी पॉइंट बोलो, चाहे आप सी पॉइंट बोलो, चाहे डी बोलो, चाहे ई पॉइंट बोलो। अब देखिए इसमें कैसा आ रहा है, वही जैसे अगर आपने एमआरएस वाले पार्ट में, मैं देखो हिंट क्यों दे रहा हूँ, ताकि आपको थोड़ा ध्यान आ जाए। आप बोलते हो चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, वो क्या होता है, एमआरएस होता है। आप क्या बोलते हो, एक्स को गेन करने के लिए वाई की कितनी यूनिट सेक्रीफाइस की, तभी आपने क्या पढ़ा था, वो नेगेटिव होता है। एक तरीके से वो भी रिवीजन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर 1 यूनिट लेबर की हमने एक्स्ट्रा लगाई, तो कैपिटल का कितना पार्ट छोड़ रहे हैं, 4। तो ये पार्ट क्या हुआ, कहने का मतलब क्या बन गया कि चेंज इन एल, ये गेन की बात करेगा, और ऊपर क्या बात करेगा, चेंज इन के। आपने बोला कि सर उल्टा नहीं हो सकता क्या, कैपिटल की पाने के लिए लेबर का कितना पार्ट छोड़ा, ये भी कर सकते हैं क्या, कर सकते हो। नीचे क्या कर दोगे, चेंज इन के, ऊपर क्या कर दोगे, चेंज इन एल। तो देखो इसमें कोई गलती नहीं होती कि आप कैसे भी करें, लेकिन क्या होता है उस वक्त की अप्रोच के बेसिस पे डिपेंड करता है, या क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या बोल रखा है। तो जब भी MRTS आएगा, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन, तो आप नीचे चेंज इन एल कब करोगे, आपको बताएगी जब गेन हो रहा है, और ऊपर चेंज इन के कब करोगे, जब सेक्रीफाइस हो रहा है। तो चेंज इन के अपॉन चेंज इन एल। ठीक है, अगर आपको पता है कि कैपिटल बढ़ा रहे हो, क्या बढ़ा रहे हो, कैपिटल, तो नीचे क्या करोगे, चेंज इन के, उल्टा कर दोगे। और लेबर सेक्रीफाइस कर रहे हो कि कैपिटल बढ़ाने के लिए, एक कैपिटल बढ़ाने के लिए लेबर का कितना सेक्रीफाइस किया, इसका ही उल्टा सोच लो ना, इसकी जगह कैपिटल रख दो, इसकी जगह लेबर रख लो, बात वही पड़ जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, जब भी नीचे हमेशा गेन आएगा, ऊपर पार्ट क्या आएगा, सेक्रीफाइस का आएगा, सेम टू सेम एमआरएस की तरह। ठीक, अब आपको ये पता चल गया। अब देखिए यहाँ पे यही बोल रखा है कि ये टेबल क्या शो कर रही है, 5 कॉम्बिनेशन शो कर रही है, लेबर यूनिट और यूनिट ऑफ कैपिटल के, जो कि सेम लेवल ऑफ आउटपुट यील्ड कर रहा है 200 मीटर क्लोथ। ये बोल रहा है कि 200 मीटर क्लोथ कैन बी प्रोड्यूस बाय कंबाइनिंग 1 और 15, 2 और 11, 3 और 8, 4 और 6, ये बोल रखा है, और 5 और 5, इस तरीके से। समझ गए। अब एक बार अपन क्या करते हैं, वहाँ पे सब आ जाते हैं डेफिनेशन पे, थोड़ा सा आपको अब समझ में आ ही जाएगा। देखिए अब बिलास ने जनरली क्या बोला, आइसो प्रोडक्ट कर्व शो द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रिसोर्सेज विद विच ए फर्म कैन प्रोड्यूस इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, रिसोर्सेज मतलब क्या हो गया, इनपुट, जिनकी हेल्प से क्या होगा, इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा। डिफरेंट कॉम्बिनेशंस मतलब क्या होगा, अलग अलग, ABCDF हमने देखे अभी। ठीक है, सैमुअल्सन ने क्या बोला, आइसो प्रोडक्ट कर्व शोज द डिफरेंट इनपुट कॉम्बिनेशंस दैट विल प्रोड्यूस ए गिवन आउटपुट। सेम वही,
इनपुट कॉम्बिनेशन मतलब फैक्टर प्रोडक्शन, लेबर और कैपिटल. एन आइसोक्वेंट कर्व मे बी डिफाइंड एज ए कर्व शोइंग द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेरिएबल फैक्टर्स दैट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस द सेम टोटल प्रोडक्ट. पीटरसन. अब देखिए वेरिएबल फैक्टर समझ जाना क्यों, क्योंकि जनरली हम जो भी पढ़ते हैं वो लॉन्ग रन से रिलेटेड पढ़ते हैं. आपको पता है कि वहाँ पे फिक्स फैक्टर भी क्या होता है, वेरिएबल. इसलिए इसने क्या बोल दिया, दो वेरिएबल फैक्टर जिनको हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं. एक को बढ़ा रहे हैं तो दूसरे को कम कर रहे हैं. लेकिन दूसरे के लिए जैसे हम अगले पार्ट को बढ़ा रहे हैं तो दूसरे के लिए हम कम छोड़ते जा रहे हैं. जनरली आपने ये देखा होगा, अगर हमने लेबर को बार बार बढ़ाया तो आपने देखा मैंने कैपिटल को शुरू में कितना छोड़ा, अराउंड 4 छोड़ा, फिर 3, फिर 2, फिर 1 समथिंग ऐसा पार्ट था आपका. 15 से जैसे 11, फिर 11 से 8 था, 8 से 6 था और 6 से 5 था. यही आपने देखा. तो आपको हमेशा क्या है, माइंड में शेड्यूल थोड़ा याद होना चाहिए. जब भी आप डेफिनेशनें पढ़ते हो तो आपको आसानी होती है. एन आइसोक्वेंट इज ए कर्व शोइंग ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट फिजिकली कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ए गिवन लेवल ऑफ आउटपुट. तो ये बोल रहा है ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन किसका, इनपुट्स का, वही फैक्टर प्रोडक्शन का. तो सबने सेम ही बोला है, कोई टिपिकल नहीं है, नॉर्मल पार्ट है. अब देखो अजम्पशंस में वही पार्ट जो आपने पिछली वीडियोस में कहीं ना कहीं देखे होंगे. जैसे आपको पता है कि गुड्स से रिलेटेड बात करता है तो वो इंडिफरेंस कर्व होता है. यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, प्रोडक्शन की. तो 2 फैक्टर प्रोडक्शन होंगे सिर्फ. तो बोला ओनली 2 फैक्टर्स आर यूज टू प्रोड्यूस ए कमोडिटी, ये माना गया. जबकि रियल लाइफ में ऐसा होता है क्या, नहीं. आपको पता है बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इसके अलावा. लैंड, बिल्डिंग, कैपिटल में हम मशीनरी, इक्विपमेंट, टूल्स इसकी बात करेंगे. टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, पर यहाँ पे टेक्नोलॉजी क्या बोलेगा, कांस्टेंट है. यानी आपको पहले से ही पता है उसमें चेंजेस नहीं हो रहा है, एडवांसमेंट नहीं हुआ, अपग्रेडेशन नहीं हुआ, ये मान के चलिए. यानी टेक्नोलॉजी गिवन है, ठीक है. या हम बोल सकते हैं टेक्नोलॉजिकल चेंजेस नहीं हुए हैं, तो वो ये पार्ट है कांस्टेंट टेक्निक. डिविजुअल फैक्टर आपने देखो कितनी बार पढ़ा है मुझसे. जब मैं आपको बोलता हूँ फैक्टर प्रोडक्शन क्या है, उनको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ, जो भी कैपिटल है उसको हम अलग अलग पर्सन को बांट सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं. या जैसे आपको मैंने बताया था कैपिटल में मशीनरी है, तो मैंने आपको बताया था कि डिविजिबल कब नहीं होती. मान लो कि अगर एक पर्सन, एक मशीन में 10 पर्सन ही काम कर सकते हैं, तो आप ये नहीं बोलोगे कि यार आधी मशीन में 5 पर्सन काम करेंगे. तो हम क्या बोलेंगे कि वो मशीन डिविजिबल नहीं है, क्योंकि मशीन में 10 पर्सन होना ज़रूरी है, वरना वो मशीन काम ही नहीं कर पाएगी. तो हम क्या बोलेंगे, इनडिविजिबल. लेकिन अगर हम क्या बोल रहे हैं कि उस मशीन का जो पूरा पार्ट है उसमें से इस पार्ट तक में वो वर्कर काम कर सकते हैं, दूसरे वर्कर भी काम कर सकते हैं, तो एक तरीके से हमें पता है कि जो मशीन, जो यानी हमारा फैक्टर प्रोडक्शन है वो डिविजिबल है, वो छोटे छोटे पार्ट में वर्कर काम कर सकता है. तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, एक तरीके से डिविजिबल है. तो यहाँ पे माना जा रहा है कि जो भी फैक्टर प्रोडक्शन है, लेबर, कैपिटल, एक तरीके से वो छोटे छोटे पार्ट में काम कर सकते हैं या छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो सकते हैं. फिर आपको बोल दिया पॉसिबिलिटी ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन. आपको पता है कि मैंने बताया कि इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट होते हैं. इसका मतलब क्या हो गया, सब्सटीट्यूशन बिटवीन 2 फैक्टर इज टेक्निकली पॉसिबल. लेबर की जगह कैपिटल, कैपिटल की जगह लेबर. तो आपको पता है कि आपको क्या कर रहे हो, आप लेबर को बढ़ा रहे हो तो साथ में कैपिटल को नहीं बढ़ा रहे, क्योंकि अगर आप लेबर को बढ़ाओगे और कैपिटल को भी बढ़ाओगे तो उस केस में तो आपको पता है कि कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा, जो कि जनरली आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री में मिलता है, जिसको आप क्या बोलते हो, एल शेप. मैं आपको याद दिला रहा हूँ सारा कौन सा, इंडिफरेंस कर्व का पार्ट. मैंने आपको एक्सेप्शन बताए थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे भी आउटपुट बढ़ रहा है और यहाँ पे भी बढ़ रहा है. तो आप सोचिए अगर यहाँ पे लेबर पुट कर रहे हो और यहाँ पे कैपिटल पुट कर रहे हो, लेबर को आपने 1 से 2 बढ़ाया राइट साइड में, तो कैपिटल भी आपका क्या है, अगर आप बढ़ा रहे हो तो वो तो गलत हो गया ना, वो तो एक तरीके से बढ़ता हुआ ही बनेगा. आप खुद सोचिए कि जब आपका गिरता हुआ बनेगा, यानी लेफ्ट से राइट, अपवर्ड नहीं जा रहा, डाउनवर्ड जा रहा है, तो वो कब बनेगा, ठीक, जब आप एक पर्टिकुलर चीज़ को पाने के लिए दूसरे पर्टिकुलर पार्ट को सेक्रीफाइस करोगे. तो एक फैक्टर को जब बढ़ाओगे और दूसरे फैक्टर को सेक्रीफाइस करोगे तो अपने आप वो डाउनवर्ड स्लोपिंग ही बनता है. हमेशा रखना, प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, लॉ ऑफ डिमांड. वैसे ही इंडिफरेंस कर्व, एक गुड्स को कंज्यूम करने पर, एक्स को कंज्यूम करने पर वाई को सेक्रीफाइस किया, डाउनवर्ड स्लोपिंग. लेकिन क्या फ़र्क क्या है, उसमें कॉन्वेक्स बन रहा है, इसमें भी क्या बन रहा है, कॉन्वेक्स. कॉन्वेक्स कब बनता है, जब हम बोलते हैं डिमिनिशिंग एमआरएस आती है. यहाँ पे क्या है कि डिमिनिशिंग एमआरटीएस, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन, ठीक है. एफिशिएंट कॉम्बिनेशन, चलिए ये भी तो बढ़िया, क्या बोल रहा है, दैट इज प्रोडक्शन फंक्शन इज ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप रादर देन फिक्स प्रोपोर्शन. आप देखिए कि अगर आप ये प्रोपोर्शन देखोगे 1:15, 2:11, 3:8, तो जो फैक्टर है उनका जो प्रोपोर्शन है वो क्या है, वेरिएबल प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन है. वेरिएबल प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन है, चेंज होता जा रहा है, ना कि कोई फिक्स प्रोपोर्शन आ रहा है जो कि रिटर्न टू स्केल की तरह होता है. तो एक तरीके से लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की तरह बदले जा रहा है. एफिशिएंट कॉम्बिनेशन, अंडर द गिवन टेक्निक फैक्टर प्रोडक्शन कैन बी यूज्ड विद मैक्सिमम एफिशिएंसी. तो ये बोल रहा है कि जो आपको टेक्निक दे रखी है उसमें जो फैक्टर प्रोडक्शन है उसका पूरा यूटिलाइज किया गया है, उनका फुल एफर्ट लिया गया है. अब आपको शेड्यूल मैंने बता ही दिया, ये पार्ट हो गया.
कर्व मैंने एक तरीके से, देखो आपको मैं बताऊंगा तो कर्व आप देख लेना, पहले शेड्यूल देख लीजिए 115 211 3, तो देखो 1 2 3 4 5 आपको याद हो जाएगा लेबर के साइड। ये आप एक बार याद रख लीजिए 15 11 8 6 5, 15 11 8 6 5। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कर्व का मतलब क्या होता है, शेड्यूल की जगह कर्व लिख दीजिए, बस वही। तो कर्व रिप्रेजेंट ऑल दोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट विच आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द सेम लेवल ऑफ आउटपुट। सेम, तो आपने जो डेफिनेशन देखी उसमें भी क्या कर दो, कर्व लिख दो और सेम कर्व की मीनिंग बन जाएगी, और कुछ नहीं है। अब देखिए यहाँ पे जनरली आपको दे रखा है, तो 1 पे देखो कितना था आपका 15 ए कॉम्बिनेशन, 2 लेबर, जैसे ही लेबर बढ़े यहाँ पे कैपिटल है ना, तो क्या हुआ 11 और 2। और कभी कभी याद रखना, अगर आप गूगल पे सर्च करते हो तो कभी कभी आपको क्या है, कैपिटल का पार्ट यहाँ दिख जाता है और लेबर का पार्ट यहाँ दिख जाता है। कोई गलत नहीं होता, लेकिन आपको पता है कि MRTS फिर गलत मत कर देना, क्योंकि अगर लेबर बढ़ाओगे तो जो चीज़ बढ़ाते हैं गेन करते हैं वो नीचे आता है, जब भी हम MRTS की बात करते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, और जो सेक्रीफाइस आता है वो ऊपर आता है। तो लेबर बढ़ा रहे हो वो नीचे आएगा, चेंज इन लेबर, और चेंज इन कैपिटल ऊपर आएगा। इसलिए मैंने 2 फॉर्मूले लिख रखे हैं, जब MRTS बताऊंगा ना आपको, इसलिए जान पूछ के। तो देखिए 1 से 2, 2 से 3, 4 से 5, तो आपको दिख रहा है थोड़ा सा घुमा हुआ मिल रहा है एक तरीके से ओरिजिन से, ठीक है। ओरिजिन को एक तरीके से पीठ दिखाता हुआ हम बोल सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जनरली या ऐसे भी कर सकते हो पर्टिकुलर, हाँ आप ये भी मान सकते हो ना कि देखो ओरिजिन है तो ओरिजिन को हाँ सही है पीठ ही दिखा रहा है, तो जनरली आपको याद हो जाएगा। और याद रखना कि जब कॉनकेव बनता है तो कॉनकेव का बनता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में बनता है, क्योंकि उसमें डिमिनिशिंग नहीं होती, MRT मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं वहाँ पे PPC के लिए, वो हमेशा क्या होती है, एक तरीके से बढ़ती भी होती है। मैंने आपको कहीं ना कहीं पिछली वीडियो में से हल्का सा पार्ट बताया था बोल के या समझा के। तो देखो यहाँ बोल रहा है आइसो प्रोडक्ट मैप और इक्वल प्रोडक्ट मैप। अब ये क्या है, सेट ऑफ आइसो प्रोडक्ट कर्व। अब वही चीज़, हायर आइसो प्रोडक्ट कर्व रिप्रेजेंट है हायर लेवल ऑफ आउटपुट। सेम एक तरीके से क्या हो गया, ये आइसो प्रोडक्ट कर्व की फैमिली हो गई, क्या हो गई, आइसो प्रोडक्ट कर्व की फैमिली हो गई। तो जैसे आपने इंडिफरेंस कर्व में पार्ट देखा, सेम टू सेम पार्ट है, तो यहाँ पे देखिए यही बोल रखा है, पढ़ के देख लीजिए, सेम बोल रखा है, ठीक। ए हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट ए हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, बट वी कैन नॉट से बाय हाउ मच द सेटिस्फैक्शन इज मोर और लेस। अच्छा, ये आप पढ़ के देखोगे तो जनरली ये इंडिफरेंस कर्व के लिए बता रहा है। सबसे पहले ये बोल रहा है कि इंडिफरेंस कर्व में जनरली क्या बोलता है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन की बात करता है, जिसको क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता, मतलब यूनिट्स में नहीं बताया जा सकता, ठीक है। तो इंडिफरेंस कर्व की ये कमी है, उसमें जनरली यूटिलिटी को मेजर नहीं किया जा सकता, सेटिस्फैक्शन को मेजर नहीं किया जा सकता। लेकिन जब हम लेबर और कैपिटल की बात करते हैं, मतलब इस पर्टिकुलर कर्व की बात करते हैं, तो जब हम किसकी बात करते हैं, आइसोक्वेंट कर्व की बात करते हैं, तो वो बिल्कुल प्रॉपर है। क्यों, क्योंकि उसमें आपको यूनिट पता चल रही है, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400। तो आपको पता है कि ये ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा IQ4, आइसोक्वेंट 4 किसके कंपैरिजन में, IQ3 के कंपैरिजन में। तो हम बोल सकते हैं कि IQ4 इज ग्रेटर देन IQ3। इसी तरीके से बोल सकते हैं IQ3 इज ग्रेटर देन IQ2 और IQ2 इज ग्रेटर देन IQ1। तो ऑटोमेटिकली IQ4 IQ1 से ग्रेटर ही होगा। ये वही पार्ट है जो मैंने आपको इंडिफरेंस कर्व में बताया था सेम। तो ये बोल रहा है सबसे पहले इंडिफरेंस कर्व का पार्ट बोल दिया इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में कि जनरली वो क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता। तो एक तरीके से लिमिटेशन बोल दीजिए कि हम बोल सकते हैं कि उसमें हमें ये नहीं पता चलता कि हमें सेटिस्फैक्शन मिल तो रहा है, लेकिन कितना मिल रहा है, हायर लेवल मिल रहा है। हमें पता है कि पिज़्ज़ा और बर्गर खाने में पिज़्ज़ा का ज़्यादा सेटिस्फैक्शन है क्योंकि आपको वो ज़्यादा अच्छा लगता है, और बर्गर का आपको कम सेटिस्फैक्शन मिलता है, तो आप फर्स्ट रैंक किसको देते हो, पिज़्ज़ा को। लेकिन कितना मिला क्वांटिटी में, वो पर्टिकुलर आप पता नहीं कर पाए। जबकि इसमें क्या होता है, आपको पता है प्रोडक्शन की बात है, तो वो जनरली आउटपुट निकलता है, वो क्वांटिटी में निकलता है। तो देखो एक डिफरेंस आपको पता भी चल गया। एन आइसो प्रोडक्ट कर्व ऑन द अदर हैंड रिप्रेजेंट ए पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक। द लेवल ऑफ आउटपुट बीइंग ए फिजिकल मैग्नीट्यूड इज मेजरेबल। तो यहाँ पे क्या बोल दिया, उसका पर्टिकुलर पार्ट आप मेजर कर सकते हो। वी कैन देयरफॉर नो द डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल प्रोडक्ट कर्व। जनरली बोल रहा है कि हम डिस्टेंस पता कर सकते हैं, कैसे, क्योंकि 100 से 200 मीटर तो हमें पता है कि आउटपुट कितना बड़ा है, 200 मीटर। तो उस हिसाब से हमें सेटिस्फैक्शन यहाँ हायर मिलेगी क्योंकि हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, 300 ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, एंड सो ऑन 400 तो 400 ज़्यादा है, ऐसे, ठीक है। तो IC1 से IC2 बेटर है, IC2 से IC3 और IC3 से IC4। अब आपको दे रखा है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, ये ढंग से देख लेना, बाकी सारा पार्ट तो आपका नॉर्मल ही है। देखिए अब मैंने MRTS का मतलब आपको क्या बताया कि एक यूनिट को पाने के लिए, या हम बोल सकते हैं एक फैक्टर प्रोडक्शन को बढ़ाने से दूसरे फैक्टर प्रोडक्शन को कितना आपने सेक्रीफाइस किया है,
ठीक है, ताकि आपका जो आउटपुट क्या हो सके, कांस्टेंट ही रह सके, आउटपुट में कोई भी चेंज नहीं हो, याद रखना। तो ये बोल रहा है स्लोप ऑफ आईसी कर्व, मेरे को बार बार आईसी कर्व याद आता है, आई क्यू कर्व बोल सकते हो इसको आप। तो स्लोप ऑफ आइसोक्वेंट है ना, तो इसको आप आई क्यू बोल देना। स्लोप ऑफ आई क्यू कर्व इज द रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन दैट शोज हाउ वन इनपुट कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर अनादर वाइल होल्डिंग द आउटपुट कॉन्स्टेंट। तो आपको पता है कि आपके एग्जाम्पल में जनरली मेरे हिसाब से 200 आउटपुट था शेड्यूल में, हाँ 200 था। तो उस केस में आपको पता था कि आपने जनरली क्या बोला, जैसे ही एडिशनल आपने लेबर बढ़ाए तो कितना कैपिटल एक तरीके से आपने छोड़ा। तो आप देख सकते हैं 1 से 2, तो 15 से 11, 4 छोड़े। तो आप बोल सकते हो कि एक लेबर पाने के लिए 4 छोड़े, माइनस में आएगा, नेगेटिव साइन होता है आपको पता है। एक गेन करने के लिए आपने, या ये भी बोल सकते हो अगर आपको MRS का ध्यान है, कि वाई की एक पाने के लिए आपने क्या करा, एक्स की कितनी छोड़ी, नहीं उल्टा बोल दिया मैंने, एक्स की एक पाने के लिए आपने वाई की कितनी छोड़ी, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स होता है ना। तो जनरली इसमें भी यही है, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, चेंज इन के अपॉन चेंज इन एल। तो वैसे यहाँ पे बोलिए कि देखो बी से सी, 2 से 3, तो एक पाने के लिए कितनी छोड़ी, 3 छोड़ दी। तो एक लेबर की एक्स्ट्रा यूनिट हमें पाने के लिए क्या करना पड़ा, कैपिटल का पार्ट छोड़ना पड़ा। अब आप देख सकते हैं 4 3 2 1 ऐसे छोड़ रहे हो तो डिमिनिशिंग कहला रही है, उसे हम क्या बोलते हैं, डिमिनिशिंग MRTS। तो यहाँ पे भी यही बोल रखा है। According to Lipse, the marginal rate of technical substitution may be defined as the rate at which one factor is substituted for another with output held constant। वही 200 यूनिट आउटपुट था, लेकिन आपने क्या करा, एक फैक्टर को पाने के लिए दूसरे फैक्टर को कितना आपने सेक्रीफाइस किया। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है MRTS मैंने 2 तरीके से दे रखा है जानबूझ के। यहाँ पे आपको दिख रहा है LK, इतना तो पार्ट आपको पता चल रहा होगा, MRTS LK। तो LK का मतलब होता है लेबर फॉर कैपिटल। क्या होता है, लेबर फॉर कैपिटल। तो जब भी आपका L, तो L नीचे और K ऊपर। चलो मैं आपको हिंट याद दिलाता हूँ, आपको पता है कि मैं MRS XY लिखता था, क्या लिखता था, तो X फॉर Y। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि X की एक पाने के लिए हमने Y की कितनी छोड़ी, ये तो था। तो इसका मतलब क्या था, चेंज इन X, और यहाँ पे क्या था, चेंज इन Y। और आपका क्या था, माइनस ही बताता था, तो नीचे गेन ऊपर माइनस सेक्रीफाइस। तो यहाँ पे भी तो यही है। अभी आप देखिए मेरे एग्जांपल में कि लेबर को मैंने एक तरीके से एक्स्ट्रा पाया है, तो उसके लिए कैपिटल को कितना सेक्रीफाइस किया है, तो इसे हम बोलेंगे लेबर फॉर कैपिटल। तो लेबर पाने के लिए कैपिटल को कितना सेक्रीफाइस किया, कैपिटल फॉर लेबर, कैपिटल पाने के लिए लेबर को कितना सेक्रीफाइस किया। अगर आप ऊपर शेड्यूल वाले एग्जाम्पल में, अब देखो यूनिट तो चेंज मत कीजिए, आप क्या करो, लेबर की जगह यहाँ कैपिटल कर दें और कैपिटल की जगह यहाँ लेबर कर दें। तो आप क्या बोलोगे, एक कैपिटल एक्स्ट्रा पाने के लिए 4 लेबर छोड़े, एक कैपिटल एक्स्ट्रा पाने के लिए 3 लेबर छोड़े। तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका, चेंज इन के और चेंज इन एल, ऐसे हो जाएगा। तो आप हमेशा जब MTRS बोलते हो तो देखो जैसे हमको ध्यान रहता है K फॉर L, कि K को पाने के लिए L, तो K नीचे आएगा याद रखना और L ऊपर आएगा। तो इस तरीके से, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में आ जाता है या थियोरटिकल पार्ट में आपको आ जाएगा, तो आप क्या बोलोगे, गलत है। गलत नहीं होता, अगर आप सही ढंग से देखोगे फॉर्मूला तो आपको पता चल जाएगा। L यहाँ पे और K यहाँ पे, देखो KL है तो K नीचे, L यहाँ पे। इसका मतलब K को पाने के लिए L की कितनी यूनिट सेक्रीफाइस की, जनरली ये है। ठीक है, यानी लेबर कितना सेक्रीफाइस किया, ये पार्ट है। तो अगर आप एक बार ये भी देख लेना, ये जो मैंने लिखा हुआ है आपको पता चल जाएगा। MRTS ऑफ कैपिटल फॉर लेबर, मतलब ये वाला याद रखना, वुड इम्प्लाई द अमाउंट ऑफ लेबर दैट फर्म वुड बी विलिंग टू गिव अप। आ गया ना, फर्म छोड़ना चाहती है यानी सेक्रीफाइस करना चाहती है लेबर को फॉर एन एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल। एडिशनल कैपिटल के लिए लेबर कितना छोड़ा। सिमिलरली MRTS ऑफ लेबर फॉर कैपिटल यानी LK क्या बता रहा है कि कैपिटल कितना आप छोड़ना चाहते हो, किसके बदले, एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर के बदले। तो एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर प्लस है और ये क्या है, माइनस है। ठीक है, फिर आपको बोल रखा है एक और पॉइंट जो आपको याद रखना है, ये मैंने आपको बना के दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए और एग्जाम में जनरली ये पूछ लिया जाता है। MRTS इज ऑल्सो इक्वल टू रेशियो ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ वन इनपुट टू द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ अनदर इनपुट। याद रख लेना। देखो ये MRTS बोलता है तो मतलब क्या होता है, एक का MP और दूसरे का MP, ऐसे बोलता है। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँगा MRTS, रुकना एक बार, ये बोल दूंगा KL, क्या बोल दूंगा, MRTS KL नीचे दे रखा है वैसे तो, या LK, मैंने LK से बनाया हुआ है, MRTS LK। तो देखो आपको बोल रहा है MPL अपॉन MPK। अब ये कैसे प्रूव हुआ ये मैं आपको बता देता हूँ। ये लास्ट में आपको आंसर दिखा MPL अपॉन MPK, जनरली आपने ये देखा। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रखा है, पढ़िए लाइन में,
MRTS is also equal to the ratio of marginal product of one input to the marginal product of another input. The output along the isoquant is constant. इसका मतलब क्या है कि जो हम चेंज ऑफ आउटपुट की बात कर रहे हैं, आपको बताया कि पहले कॉम्बिनेशन पे 200 था, दूसरे कॉम्बिनेशन पे भी 200 था, तो चेंज कितना हुआ क्वांटिटी में? जीरो। कितना हुआ? जीरो। चेंज कितना हुआ 200 से 200? जीरो। एक बार शेड्यूल पे जाके देख लेना, आपको पता चल जाएगा। ये रहा, देखो चेंज कितना हुआ? जीरो। तो थोड़ा थोड़ा पॉइंट आपको बार बार बताना पड़ता है। अब मेरे पास कोई इतनी टेक्निक तो है नहीं कि मैं पर्टिकुलर बार बार शेड्यूल यहाँ पे लाके बता दूँ। तो एक बार आप क्या करो कि वो शेड्यूल पर्टिकुलर खुद बनाओ और आपको क्या होगा, ध्यान आता रहेगा। तो यहाँ पे यही बोल रखा है। अब इसको इसने एक बार प्रूफ करके बता रखा है। कैसे? ये बोल रखा है कि इफ़ द चेंज इन लेबर इज सब्सटीट्यूटेड फॉर चेंज इन कैपिटल देन द इंक्रीज इन आउटपुट ड्यू टू इंक्रीज इन लेबर शुड मैच विद द डिक्रीज इन आउटपुट ड्यू टू डिक्रीज इन कैपिटल। अब देखिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, यही वाला बता रहा हूँ ऊपर शेड्यूल वाला। ये लेबर है, ये कैपिटल है। तो आपने क्या बोला? 0 से 1 लेबर, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या देखा था कि मान लो यहाँ पे 15 यहाँ था है ना कैपिटल का, तो ये मान लो कि यहाँ पे आपका पॉइंट मिल रहा था। फिर आपने बोला कि 1 से 2 लेबर, तो 15 से आपने क्या करा? 11 समथिंग 4 छोड़े। फिर उसके बाद 2 से 3, तो आपने क्या करा? जैसे ही लेबर एक्स्ट्रा पाया तो कैपिटल के कितने छोड़े आपने? 3 छोड़े और यहाँ पे मिला। इस तरीके से आपका पार्ट बन गया। तो देखो 15 से 11 4, 11 से 8 कितने? 3। ठीक। आप देखिए कि ये क्या बोल रहा है, इफ़ द चेंज इन लेबर इज सब्सटीट्यूटेड फॉर द चेंज इन कैपिटल। आप ये मान के चलिए कि अगर आप लेबर बढ़ा रहे हो तो उसकी जगह आप क्या कर रहे हो? कैपिटल को कम कर रहे हो, यही तो बोल रहा है। देन द इंक्रीज इन आउटपुट ड्यू टू इंक्रीज इन लेबर शुड मैच विद द डिक्रीज इन आउटपुट ड्यू टू डिक्रीज इन कैपिटल। आप खुद सोचिए कि अगर आप कैपिटल कम कर रहे हो तो कैपिटल के थ्रू प्रोडक्शन आपका कम हो जाएगा, लेकिन वही पार्ट एक तरीके से क्या कर देगा? उसको ओवरकम कर देगा और बिल्कुल सही कर देगा। कौन? लेबर, क्योंकि आपने लेबर बढ़ा दिया। तभी तो हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट रहता है। देखिए कैपिटल को कम करने से आपका आउटपुट कम हो गया, लेकिन लेबर को बढ़ाने से उतना ही आउटपुट आपका वापस बढ़ गया, तो वो क्या हो गया? इक्वल हो गया। तभी तो हम क्या बोल रहे हैं? सेम लेवल हो रहा है, यानी आपका आउटपुट 200 ही आ रहा है। तो उसी को हम कॉन्सेप्ट के थ्रू क्या समझ रहे हैं? देखो यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया कि हमारे लेबर एक तरीके से क्या बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा हम बोल सकते हैं कैपिटल का पार्ट डिक्रीज हो रहा है। कैपिटल डिक्रीज होने से आउटपुट डिक्रीज हो रहा है, लेकिन लेबर बढ़ने से आउटपुट लेबर की वजह से बढ़ रहा है। इसलिए एक तरीके से क्या करता है? वो उसको ओवरकम कर देता है, या जो भी पार्ट होता है उसको क्या कर देता है? सही कर देता है। ओवरकम नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? इक्वल कर देता है। मैं ओवरकम बोल रहा हूँ एक तरीके से, वो भी हो सकता है ना। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? MPL इज इक्वल टू चेंज इन Q अपॉन चेंज इन L। इसका मतलब क्या होता है? MPL का मतलब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। तो आपको क्या बोल रहा है? L का मतलब क्या हुआ? लेबर। लेबर के चेंज होने से क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ? तो लेबर बढ़ा तो क्वांटिटी भी बढ़ी, मतलब इंक्रीज इन आउटपुट, यही बोल रहे हैं हम। लेकिन आपको पता है कि आपने कैपिटल को 15 से कितना कर दिया? 11 कर दिया। 11 से 8 कर दिया। 8 से आपने 6 कर दिया। तो पहले आपने 4 कम किया, फिर आपने 3 कम किया, फिर आपने 2 कम किया, फिर आपने 5 कर दिया, तो आपने 1 कम किया था। और वहाँ पे आपने लेबर को क्या करा? 1 2 3 4 5। तो लेबर को बढ़ाने से आउटपुट बढ़ गया, लेकिन कैपिटल को कम करने से एक तरीके से क्या हो गया? जो आउटपुट था वो माइनस में हुआ। तो याद रखना, इसमें प्लस है इंक्रीज इन आउटपुट और इसमें डिक्रीज है। याद रख लिया आपने। अब देखिए एक इक्वेशन ये बन गई, चेंज इन क्यू यहाँ पे MPL इंटू चेंज इन L बन गया। एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये बन गई। देखो चेंज इन क्यू कितना है? मैंने क्या बताया शुरू में? 200 यूनिट पहले भी थी और अभी भी 200 है। तो मतलब क्या है? 0, जिसे हम क्या बोलते हैं? आउटपुट अलॉन्ग द आइसोक्वेंट इज कांस्टेंट। आउटपुट क्या रहेगा आपका? कांस्टेंट, मतलब 200 रहेगा। तो इसका मतलब चेंज इन क्यू रहेगी, क्यू क्या रहेगी आपकी? 0 रहेगी। याद रख लेना। सिंस द आउटपुट रिमेन अनचेंज एट ए गिवन आइसोक्वेंट, तो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को मिला दिया। अब देखिए ये इंक्रीज इन आउटपुट था लेबर का पार्ट, और ये माइनस था। तो देखो मैंने माइनस का साइन लगाया, दिख रहा है ना आपको इक्वल के बाद? तो ये माइनस है, याद रखना। तो देखिए जैसे ही आपने क्या करा? MPL और MPK को नीचे शिफ्ट किया, आ गया। और इसी तरीके से चेंज इन के अपनी जगह पे है और चेंज इन L को नीचे शिफ्ट किया। तो देखो वही बन गया चेंज इन K अपॉन चेंज इन L, जो कि जनरली क्या बता रहा है? MRTS LK। इसका मतलब क्या होता है? MRTS LK कि L में लेबर में गेन करने से कैपिटल में कितना सेक्रीफाइस हुआ। और जनरली इसको कैसे डिनोट करेंगे हम? इसको MPL अपॉन MPK, इसको सीधा डिनोट करते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को, याद रखना। लेकिन जब भी हम किसकी बात करते हैं? चेंज इन कैपिटल और चेंज इन L, मतलब हम चेंज की बात करते हैं, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं? उल्टा होता है LK का, ठीक है, याद रखना। तो MPL अपॉन MPK, जैसे आप क्या बोलते थे उसमें बोलते थे ना MUX अपॉन MUY, तो ऐसे बोल सकते हो। वैसे यहाँ पे क्या आ रहा है अपना? MPL अपॉन MPK,
वहाँ पे आप मार्जिनल यूटिलिटी बोलते थे, यहाँ पे आप क्या बोलेंगे, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। ये एग्जाम में आ सकता है, याद रखना। कौन सा पार्ट, एक तो ये और एक आपका ये, ऐसा आपका थ्योरेटिकल पार्ट आपका आ सकता है, याद रखना। और इसी तरीके से ये भी आपका थ्योरेटिकल पूरी लाइन बन के आ सकती है, ठीक। thus we can say that MRTS between input is equal to marginal product of the input. MRTS between input is equal to marginal product between input। एक तरीके से ये याद रख लेना। अब आपको देखो MRTS की टेबल दे रखी है, जो मैं आपको बता चुका हूँ ऊपर भी, लेकिन फिर भी यहाँ पे दे रखी है, तो मैंने अलग से आपको एक टेबल बना के दे रखी है। जैसे बोल रखा है कि लेबर अगर 6 से 7 होते हैं तो कैपिटल 40 से 28, मतलब एक लेबर बढ़ने पर कैपिटल कितनी सेक्रीफाइस की, 12। तो चेंज इन के यानी प्लस में और ये माइनस में, चेंज इन कैपिटल, मैंने चेंज इन के बोल दिया गलती से, चेंज इन एल प्लस में और चेंज इन के किसमें, माइनस में। 7 to 8 1 बढ़ी और 28 से 18 10 क्या हुई, कम हुई। 1 बढ़ी, 18 से 12 6 कम हुई, 1 बढ़ी और 12 से 8 4 कम हो गई, ठीक। अब लास्ट अपने पार्ट बचे प्रॉपर्टी से रिलेटेड, अराउंड 6 to 7 प्रॉपर्टीज़ हैं और डिफरेंस का पार्ट है और कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको अब इसको क्या करूँगा, प्रॉपर जल्दी जल्दी बताऊँगा पार्ट, क्योंकि देखो सेम टू सेम सारे पार्ट है और कोई चेंज नहीं है। अब देखिए ये कितनी बार बताऊँ आपको कि स्लोप डाउनवर्ड क्यों बनता है, क्योंकि आपको पता है किसकी वजह से, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन की वजह से ऑफ लेबर फॉर कैपिटल डिमिनिशेस। अगर आप MRTS L के बोल रहे हो, अगर आप MRTS L के बोल रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि लेबर बढ़ाने से कैपिटल क्या हो गई, डिमिनिश हो गई, ठीक है। और कैपिटल जो डिमिनिश हो रही है वो धीरे धीरे करके क्या होती जा रही है, कम डिमिनिश होती जा रही है। कम होने के कारण ही थोड़ा कर्व क्या है, कॉन्वेक्स बनता है, याद रखना। डिमिनिश होते रही है लेकिन अगले पार्ट के लिए, लेबर के अगले पार्ट के लिए वो एक तरीके से कम गिर रही है। वैन वी इंक्रीज लेबर वी हैव टू डिक्रीज कैपिटल टू प्रोड्यूस ए गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। नॉर्मल आ गया। देखो अब आपको क्या बोल रखा है यहाँ पे, डाउनवर्ड स्लोपिंग आइसोप्रोडक्ट कर्व कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द अबव फिगर। तो अगर आप ऊपर वाले फिगर पे देखोगे तो यहाँ पे क्या बोल रखा है, शुरू में OL लेबर और OK कैपिटल थी, जैसे OL1 लेबर की तरफ गए तो OK1 हो गई बस, और लाइन मिल गई। लेकिन आपने क्या है वो शेड्यूल देखा और कर्व देखा, उससे आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ पे देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन देखो ये पॉसिबिलिटीज़ बोल रखी है कि हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, अपवर्ड स्लोपिंग कैसे बनता है। तो जनरली आपको पता है कि कैसे बनता है। अगर आपको ये दिख रहा है ये कैसे बनता है, ये कब बनता है, कॉम्प्लीमेंट्री वाले पार्ट में। किसमें, क्योंकि आपको पता है लेबर भी बढ़ रही है और कैपिटल भी बढ़ रही है। मैंने आपको बोला ना इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का मतलब ही क्या है, लेबर की जगह कैपिटल, कैपिटल की जगह लेबर। कुछ हद तक कमी रहती है लेकिन पूरा परफेक्शन नहीं है, क्योंकि अगर पूरा परफेक्शन होगा तो क्या होगा, स्ट्रेट बनेगा। क्या बनेगा, कॉन्वेक्स नहीं बनेगा, क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, याद रखना। लेकिन जब भी आपका क्या है, अपवर्ड राइजिंग बनता है, क्या बनता है, अपवर्ड राइजिंग बनता है। या कभी कभी क्या करते हो आप, जैसे मेरे पिछले इंडिफरेंस कर्व वाले वीडियो में आपने ऐसे देखा था, एल शेप बनता है। क्या बनता है, एल शेप। एल शेप का मतलब क्या है, देखो वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो ये बढ़ता हुआ जा रहा है, यही है। इसे हम क्या बोलते हैं जनरली, कॉम्प्लीमेंट्री क्या बोलते हैं। तो आपको ये पता है कि कभी लेबर भी बढ़ रहा है और साथ में कैपिटल भी बढ़ रहा है, हो सकता है, पर जनरली अभी हमारे वाले केस में नहीं हो रहा। इसी तरीके से देखो लेबर में चेंज नहीं हो रहा लेकिन कैपिटल में चेंज हो रहा है। फिर इस वाले पार्ट में क्या बोल रखा है आपको कि कैपिटल में चेंज नहीं हो रहा लेकिन लेबर में चेंज हो रहा है, तो वो क्या बन गया, हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस, और ये क्या बन गया, वर्टिकल टू वाई एक्सिस बन गया। इस तरीके से आपका पार्ट बन जाता है। और एक मैं परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का भी आपको बता देता हूँ, जैसे ये इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का है और परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का एक बार मैं आपको शेड्यूल के थ्रू ही बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। देखिए 1 से 2 तो 15 से 11, अगर मैं 2 से 3 करता हूँ और 11 से 7 करता हूँ तो देखो 4 चेंज, और यहाँ पे क्या है 1। तो एक लेबर पाने के लिए हमने 4 कैपिटल सेक्रीफाइस करी, एक लेबर पाने के लिए 4 कैपिटल सेक्रीफाइस करी, तो यहाँ पे 8 की जगह क्या आ रहा है, 7। फिर 7 से कर लो यहाँ पे 3, तो 7 से 3 कितना चेंज हुआ, 4। फिर एक बार क्या करना, आप इसको कर्व पे प्लॉट करके देखना एक बार, तो आपको पता चलेगा सीधी स्ट्रेट लाइन बनेगी आपकी। क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी, जिसे हम क्या बोलेंगे, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। ठीक, क्या बोलेंगे, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। वहाँ पे प्रोपोर्शन क्या होते हैं आपके, सेम बनते। तो ये पर्टिकुलर आपका पार्ट हो गया। अब आप है ना एक बार ये वाला पर्टिकुलर फिगर देख लेना, जो मैंने ऊपर तीनों बताए थे ना, उनसे रिलेटेड पार्ट आपको दे रखे हैं। फिर आप ये मत बोलना कि पर्टिकुलर आपको समझ में नहीं आया। अगर आपको नहीं आते तो मैसेज ज़रूर करना, पूरा पार्ट आपको बताऊंगा। क्योंकि देखो ये तो मैं एक्स्ट्रा कवर करता हूँ, जब भी आपके कर्व से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन का पार्ट होता है ना, वो कोई आपको करना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन फिर भी एक तरीके से आपको आइडिया मिल जाता है। अब देखिए क्या बोल रहा है, ये कॉन्वेक्स टू ओरिजिन क्यों होता है, आइसोक्वेंट्स आर कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। तो आपको पता है किसकी वजह से होता है, जैसे वहाँ पर आपने आईसी यानी इंडिफरेंस कर्व में देखा कि वो एमआरएस की वजह से होता है। किसकी वजह से, क्योंकि एमआरएस क्या है, डिमिनिश होती है। वैसे ही जनरली यहाँ पे भी हम क्या बोलेंगे,
कि डिमिनिशिंग MRTS की वजह से। In order to understand this fact, we have to understand the concept of diminishing marginal rate of technical substitution, जो कि आपने बहुत बार देख लिया, फिर भी चलो मैं आपको बता देता हूँ। Because convexity of an isoquant implies that MRTS, ठीक है, marginal rate of technical substitution diminishes along to the isoquant. The marginal rate of technical substitution between L and K is defined as the quantity of K which can be given up in exchange for an additional unit of L. L की एडिशनल यूनिट पाने के लिए जनरली आपने K को सेक्रीफाइस किया। आपने बोला सर उल्टा भी बोल सकते हो, बोल लो, लेकिन L के की जगह फिर क्या करना, KL कर देना। लेबर की जगह क्या बोलना, कैपिटल की एक्स्ट्रा पाने के लिए लेबर को कितना सेक्रीफाइस किया, उल्टा कर लेना। लेकिन यहाँ पे क्या बोला, लेबर की एक्स्ट्रा पाने के लिए कैपिटल को कितना सेक्रीफाइस किया। तो जनरली हम यही याद रखते हैं, लेकिन फिर भी मैंने दोनों ऊपर बता दिए तो आपके कभी कभी काम आ सकता है। ये यहाँ पे आपको डी दिख रहा है ना, डी का मतलब डेल्टा होता है, याद रखना। जो ये आपको साइन दिख रहा है तो वैसे आपको ये डी दिख रहा है, डेल्टा के अपॉन डेल्टा एल। वेयर एस डेल्टा के इज द चेंज इन कैपिटल और डेल्टा एल इसका मतलब क्या हो गया, चेंज इन लेबर। माइनस क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है कि लेबर में जनरली अब आपको गेन हो रहा है और कैपिटल में क्या हो रहा है, सेक्रीफाइस हो रहा है, अगर आप एल के वाला पार्ट देख रहे हो। ठीक, अबव इक्वेशन स्टेट दैट फॉर एन इंक्रीज इन द यूज ऑफ लेबर फ्यूअर यूनिट ऑफ कैपिटल विल बी यूज्ड। In other words, a declining MRTS refer to the falling marginal product of labor in relation to capital. To put it differently, as more units of labor are used and certain units of capital are given up, the marginal productivity of labor in relation to capital will decline. इसका मतलब क्या हो गया कि एडिशनल लेबर यूज़ करने पर हमें लगा कि कैपिटल एक ढंग से अच्छे ढंग से यूज़ होगी, लेकिन एडिशनल लेबर लगाने पर हम कैपिटल को कम छोड़ रहे हैं। आगे धीरे धीरे आते आते देखो हमने शुरू में कितनी छोड़ी, मान लो 4, फिर 3, फिर 2, फिर ऐसे ही पार्ट हमने क्या बोल दिया 1, इस तरीके से आ गया। तो आप जनरली आप बोल सकते हो कि आपने लेबर की यूनिट बढ़ाई एक एक करके, लेकिन आप कैपिटल की क्या कर रहे हो, गैप दिखता जा रहा है, कम होता जा रहा है, तो कैपिटल का पार्ट आप कम छोड़ते जा रहे हो। ठीक, तो हम बोल सकते हैं जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लेबर की है वो कैपिटल के रिलेशन में एक तरीके से क्या होती जा रही है, डिक्लाइन होती जा रही है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो लेबर की है वो कैपिटल के कंटेक्स्ट में क्या हो रही है, डिक्लाइन होती जा रही है। तभी हम जनरली क्या बोलते हैं, MPL अपॉन MPK बोलते हैं। ऊपर आपने देखा था MPL अपॉन MPK बोलते हो, तो ये क्यों बोलते हो, इसलिए बोलते हो। फिर इसके बाद आपको बोल दिया दिस फैक्ट कैन बी एक्सप्लेन इन फिगर 5 एस वी मूव फ्रॉम A to B, B to C, C to D। तो ऊपर आप एक बार पॉइंट देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि जैसे हम A से B, B से C, C से D जा रहे हैं, तो उस केस में क्या हो रहा है, हमारी जो लेबर की प्रोडक्टिविटी है वो डिमिनिश होती जा रही है। किसके कंटेक्स्ट में, कैपिटल के कंटेक्स्ट में। और कैपिटल को हम क्या कर रहे हैं, कम छोड़ रहे हैं। लेबर को पाने के लिए कैपिटल को कम छोड़ रहे हैं, इसका मतलब हमारी कैपिटल के लिए इच्छा बढ़ती जा रही है, ये मान के चलो। या मशीनरी एक तरीके से हमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे रही है, किसकी जगह, यानी सप्लायर को क्या कर रही है, एक तरीके से आउटकम ज़्यादा निकालने की लग रही है, एक तरीके से किससे, मशीन से, न कि लेबर से। तो हम क्या कर रहे हैं, मशीन को कम छोड़ने के लिए तैयार है, या हम बोल सकते हैं जो भी हमारे पास इक्विपमेंट टूल है उसको कम छोड़ने के लिए तैयार है। Every time labor units are increasing by an equal amount, but the corresponding decrease in units of capital decreases. तो इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे हम लेबर को बढ़ाते जाते हैं तो हम कैपिटल की कम यूनिट छोड़ते जाते हैं। Thus it may be observed that due to falling MRTS, मतलब decreasing MRTS या diminishing MRTS, the isoquant is always convex to origin, हमेशा convex होता है। अब देखिए ये पर्टिकुलर पॉइंट मैंने आपको 10 बार बताया। देखिए मैं आपको कर्व से बता रहा हूँ, ये पर्टिकुलर ऊपर के पॉइंट आप पढ़ लेना, क्योंकि क्या है कि वीडियो मान लो कि बिना फालतू की लेंथी बन जाएगी, क्योंकि ये पॉइंट सेम टू सेम IC कर्व में बताएं। आपने बोला सर IC कर्व नहीं पढ़ा, तो वो आपकी गलती है। पहले इंडिफरेंस कर्व जरूर पढ़ना, उसके बाद ही आपको ये IQ कर्व यानी आइसोक्वेंट कर्व समझ में आएगा। देखिए आपको ये IQ1 दिख रहा है, IQ1 मतलब आइसोक्वेंट 1, इसको मैं हटा देता हूँ वापस से। अब आपको दिख रहा है A और C, तो आपको पता है कि इस पॉइंट पे A = C है, किस पे, IQ1 पे। अब देखिए IQ2 पे क्या है, A और B, तो IQ2 पे क्या है, A = B। तो ऑटोमेटिकली आपको पता है कि जब A = C है, ठीक है, और A की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट कर दोगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, C = B, जबकि वो देखो कितनी दूर है। आपको पता है कि A = B A की लाइन पे और A = C A की लाइन पे, और C और B क्या अलग है, तो इसका मतलब क्या है, B ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है, जबकि आप क्या बोल रहे हो कि C = B है, तो ये तो गलत हो गया। तो इसलिए कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते। एक पॉइंट तो ये। फोर्थ क्या बोल दिया आपको, वही हायर IC कर्व क्या करेगा, हायर IQ कर्व क्या करेगा, आपको हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा। OL और OK आपको दे रखा है, जनरली ये पॉइंट बोल रखा है। OX एक्सिस पे आपको क्या बोल रखा है, लेबर दे रखी है। OY एक्सिस पे आपको क्या दे रखी है, कैपिटल दे रखी है, ठीक है। ये बोल रखा है आपका IQ1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको 100 यूनिट आउटपुट निकली है किस पे,
ओ एल लेबर पे और ओ के कैपिटल पे। लेकिन जैसे ही आपने ओ एल वन लेबर की और जैसे आपने कैपिटल भी बढ़ाई तो उस केस में क्या हुआ, आपका सेटिस्फेक्शन हायर हुआ। तो ये कब होता है, देखो जब आपका क्या होता है, एक तरीके से बजट बढ़ जाता है। आपको पता है कि हायर लेवल कब मिलता है, जब हमारा बजट बढ़ जाता है। तो आप क्या करोगे, अगली वीडियो में सीखोगे, जैसे प्राइस लाइन या बजट लाइन होती है वैसे एक आईसो कॉस्ट लाइन होती है। क्या होती है, आईसो कॉस्ट लाइन। तो उसके हिसाब से आप सीखोगे कि कहाँ पे एक तरीके से आपका लीस्ट कॉस्ट आ रही है। क्या आ रही है, लीस्ट कॉस्ट आ रही है, यानी ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन आ रहा है, जिसके थ्रू एक तरीके से आप देख रहे हो कि मेरी लीस्ट कॉस्ट निकल के आ रही है पर्टिकुलर फैक्टर्स को यूज़ करने पर। तो हम ऐसे फैक्टर्स लेंगे जिसमें हमारी लीस्ट कॉस्ट है। तो वो तो बाद में सीखोगे, लेकिन अभी क्या सीख रहे हो कि एक तरीके से हायर आइसो प्रोडक्ट कर्व रिप्रेजेंट है हायर लेवल ऑफ आउटपुट। तो यहाँ पे देखो, वहाँ सेटिस्फैक्शन की बात करता था, यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, हायर लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक, फिर आपको यहाँ पे बोल रखा है पांचवा पॉइंट, वही ज़रूरी नहीं है कि वो एक दूसरे के पैरेलल हो। जब भी हम बात करते हैं कि एक आइसो कर्व बन रखा है, यानी पहले क्या था, वो आईसी कर्व था, इसी तरीके से यहाँ पे क्या दे रखा है, एक आइसो क्वेंट कर्व। तो जैसे ही आई क्यू कर्व दे रखा है, मैं क्या बोल रहा हूँ उसको, आई क्यू। अगर वो सेम है तो कोई बात नहीं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सेम हो हर बार, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन देखो मैं टच नहीं कर रहा कहीं भी, इसको टच नहीं करने वाला होना चाहिए, और इधर भी टच नहीं करने वाला होना चाहिए, इधर भी टच करने वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, इट्स सो हैपन बिकॉज द रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इन डिफरेंट आइसोक्वेंट शेड्यूल नीड नॉट बी नेसेसरली equal. Usually they are found different and therefore isoquant may not be parallel as shown in below figure. We may note that isoquant IQ1 and IQ2 are parallel. आपको बोल रहा है कि शुरू लाइन में कि जब भी हम आइसोक्वेंट एक बनाते हैं तो कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन में सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है। लेकिन पैरेलल का मतलब ये नहीं है कि देखो सेम लेवल मिलेगा, इस पे तो ज़्यादा ही मिलेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर कोई पैरेलल हो। ये देखो, ये बोल रहा है कि IQ और IQ1 पैरेलल है, लेकिन देखो IQ3 और IQ4 पैरेलल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पैरेलल हो गए दो, फिर ज़रूरी नहीं कि तीसरा भी पैरेलल है। तीसरा कुछ भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, लेकिन वो क्या होगा, कॉन्वेक्स तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन पैरेलल जरूर नहीं हो, ये बोल रहा है। फिर आपको मैंने बताया था कि ना एक्स एक्सिस को टच करता है ना वाई एक्सिस को टच करता है। ठीक, यानी जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा वो किसकी हेल्प से होगा, लेबर के साथ साथ कैपिटल की हेल्प से प्रोड्यूस होगा। सपोज करो ये बोल रहा है कि आपका अगर आइसोक्वेंट एक्स एक्सिस को टच कर गया, मतलब लेबर कहाँ टच कर गया, इधर, तो ये बोल रहा है कि इट वुड मीन्स दैट प्रोडक्ट इज बिंग प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ लेबर अलोन विदाउट यूजिंग कैपिटल एट ऑल। ये दिख रहा है आपको IQ। तो एक तरीके से लॉजिकल क्या है, पार्ट नहीं हो रहा, ये लॉजिकल नहीं इलॉजिकल पार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है दीज लॉजिकल एब्सर्डिटीज फॉर OL यूनिट ऑफ लेबर अलोन आर अनेबल टू प्रोड्यूस एनीथिंग। इसका मतलब अगर आप लेबर की सारी यूनिट लगाओगे, मान लो लेबर 1 लगा रहे हो और मशीनरी 0 है, तो बताओ प्रोड्यूस कर पाओगे कि नहीं। आपको पता है कि आपने अपने शेड्यूल में 1 लेबर देखा और 15 कैपिटल देखी थी, जैसे ही 2 लेबर किया 11 कैपिटल, तो कुछ तो कॉम्बिनेशन था ना। अगर मैं आपको बोलूँगा, मान लो इसका उल्टा बोलता हूँ कि कैपिटल लगा रहे हो, यानी कैपिटल 15 लगा रहे हो और लेबर कुछ भी नहीं लगा रहे, तो बताओ प्रोडक्शन हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। रियल लाइफ में तो हो सकता है सारा का सारा काम अगर मशीनरी कर रही है, लेकिन आपको पता है कि उसको देखभाल करने वाला भी क्या चाहिए, लेबर चाहिए। तो आप रियल लाइफ में भी बोल सकते हो, ज़रूरी नहीं है प्रोडक्शन हो। तो वैसे ही यहाँ पे बोल रखा है कि कभी भी वो टच नहीं करेंगे, ना कैपिटल का पार्ट, ना वाई एक्सिस, ना एक्स एक्सिस। तो बोल रहा है सिमिलरली OC यूनिट ऑफ कैपिटल अलोन कैन नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग विदाउट द यूज ऑफ लेबर, देयरफॉर एज सीन इन फिगर IQ एंड IQ1 कैन नॉट बी आइसोक्वेंट। इसलिए ना IQ ना IQ1 आइसोक्वेंट हो सकता है इस वाले कर्व में। ठीक है, अब आपको लास्ट दे रखा है कि ये जनरली क्या होता है, ओवल शेप्ड होता है। देखिए कभी भी जब भी है ना आप शेड्यूल बनाते हो ना, तो आप देखना कि कर्व ऐसे बनता है, तो इसका मतलब जनरली क्या होता है, शुरू में एक तरीके से प्रोडक्शन दोनों का फैक्टर का कॉम्बिनेशन अच्छा हो रहा है, लेबर और कैपिटल का, ये बोल सकता हूँ मैं। ठीक है, फिर एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि फैक्टर यूटिलाइज हो रहे हैं ढंग से, यहाँ पे पॉइंट आ रहा है। लेकिन उसके बाद एक तरीके देखना थोड़े घूमते हुए जाते हैं, मतलब आप देखोगे कि जनरली जो पॉइंट होगा ना एक तरीके से वो दूर होते जाएंगे अपने एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से। तो बोल रहा है कि कभी कभी कुछ पॉइंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सिस से दूर होते जाते हैं। इट मीन्स दैट एट सम पॉइंट इट बिगिन टू रिसेट फ्रॉम ईच एक्सिस। तो जनरली जो कर्व बनेंगे आपको क्या होंगे, वो घूमते हुए मिलेंगे बहुत सारे। जब वो कर्व आपको घूमते हुए मिलेंगे तो हमारी जो लाइन बनेगी एक तरीके से, ठीक है, इस तरीके से बीच में गैप बनेगा। तो एक ऊपर की लाइन अप पॉइंट और एक डाउन पॉइंट, उसको छोड़ दो, और बीच की लाइन देखो, उसे हम बोलते हैं रिज लाइन। क्या बोलते हैं, RIDGE, रिज लाइन। ठीक है, रिज जब भी नेट पे सर्च करोगे तो जनरली आपको क्या दिखेगा, पहाड़, और पहाड़ का ऊपर का किनारा क्या दिखेगा, ऊपर का किनारा। जनरली आप देखोगे लोग पहाड़ चढ़ते हैं, एक तरीके से ट्रैकिंग करते हैं, तो जिस रास्ते वो चलते रहते हैं
तो वो एक तरीके से उन्हें पगडंडी टाइप की मिलती रहती है रास्ता, आपको पता है। तो आपको पता है कि जनरली वो क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर रास्ते पे चढ़ते रहेंगे। तो रिज मतलब क्या हो गया, एक तरीके से ये वाला हिस्सा, ये बोल रहा है। जब भी आपको पहाड़ दिखते हैं तो आपको ऊपर का हिस्सा दिखता है, तो जनरली हम उसको क्या बोलते हैं, रिज बोलते हैं। अब देखिए आपको दिख रहे हैं ये कर्व, एक तो आपको दिख रहा है 100 वाला, एक 200 वाला, एक 300 वाला, एक 400 वाला, ये दिख रहा है। ये पूरा पॉइंट आपको दिख रहा है एक, फिर आपको दूसरा दिख रहा है, फिर आपको तीसरा दिख रहा है, फिर आपको चौथा दिख रहा है। अब मैं हटा देता हूँ। तो ये बोल रहा है कि जो ये ऊपर वाले पॉइंट दिख रहे हैं ना, यहाँ पे भी मत जाओ, और ये वाले पॉइंट दिख रहे हैं यहाँ पे भी मत जाओ। आप कहाँ पे आओ, यहाँ पे। तो आप देखो ये आउल शेप बन रहा है, क्या बन रहा है, ओवल शेप बन रहा है। तो जो ओवल शेप बन रहा है तो यहीं पे जाओ, इसे हम बोलते हैं रिज लाइन, जो ओ ए से लेकर और ओ बी की लाइन बन रही है। समझ गए, ये ओ ए और ओ बी की लाइन बन रही है। अब क्यों, वो आप पढ़ के देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, यही बोल रखा है। अगर मैं आपको चलो इसी कर्व के थ्रू समझाऊँ तो आपको पता चल जाएगा एक बार। देखिए अब दिमाग लगाइए, आपको ओ टी पॉइंट दिख रहा है, तो ये ओ टी लेबर है, ठीक है। आपको ये दिख रहा है एस पॉइंट, तो ये एक तरीके से कैपिटल का पॉइंट है, ये बोल रहा है, ठीक है। अगर आप खुद दिमाग लगाइए कि अगर आप ओ टी पॉइंट पे जनरली पार्ट देखोगे कोई भी, और ओ एस पॉइंट पे देखो, चलो ओ एस पॉइंट पे देखो, आपको पता चल रहा है कि ओ एस कैपिटल लगी, क्या लगी, ओ एस कैपिटल लगी, और ओ टी लेबर लगी, तो कैपिटल कितनी सारी लग गई, कैपिटल कितनी सारी लग गई, ठीक है। और ओ टी, तो आपको मैं बोल सकता हूँ कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब आप इस पर्टिकुलर कर्व पे देखोगे तो कितनी यूनिट प्रोड्यूस हुई है, 100। अब इस पे कॉम्बिनेशन कौन कौन से दे रखे हैं, एक तो एस दे रखा है, याद रखना, एक आपको वी दे रखा है, क्या दे रखा है, वी, एक आपको जी दे रखा है, जो यहाँ पे मिल रहा है पर्टिकुलर। तो आप देख सकते हैं कि जी भी है, वी भी है। तो आप कहाँ पे आने की करोगे, यहाँ पर, क्योंकि इस ओवल के अंदर आप रहने की करोगे। आपको क्यों यहाँ पे अंदर रहने की क्यों करोगे, क्योंकि आप सोचिए कि अगर वी से अगर आप यहाँ जाते हो तो देखो कैपिटल सिर्फ इतनी ही लग रही है, तो ओ के तक, और लेबर कितनी लग रही है, इतनी। पहले लेबर इतनी ही लग रही थी, लेकिन कैपिटल पहले इतनी लग रही थी, या जी पॉइंट पे भी देखोगे तो कैपिटल थोड़ी ज़्यादा लग रही थी, लेकिन वी पॉइंट पे देखो कितनी लग रही है। तो हम ओवल के अंदर रहने की करते हैं। चलो मैं एक और एग्जांपल आपको करके बताता हूँ। मान लो कि आप लेबर के इस पॉइंट पे हो, किस लेबर के इस पॉइंट पे हो, और कैपिटल के आप किस पॉइंट पे हो, इस पॉइंट पे हो। तो आप देखिए कि ओ एल लेबर और कैपिटल का ये पॉइंट, बताओ सही है कि ये नहीं है, ठीक, क्योंकि आपको पता है कि इस पॉइंट पे जनरली लेबर कितना सारा है, जबकि आपको पता है कि ओ टी लेबर पे ही बिल्कुल सही है, और ओ वी कैपिटल पे सही है। तो लेबर भी कम, कैपिटल भी कम। तो तभी ये बोल रहा है कि रिज लाइन के अंदर ही आप रहोगे तो एक तरीके से आपको क्या होगी, लीस्ट कॉस्ट मिलेगी। क्या मिलेगी, लीस्ट कॉस्ट मिलेगी। तो ये बोल रहा है दिस शेप इज ए कंसिक्वेंस ऑफ द फैक्ट दैट इफ ए प्रोड्यूसर यूजेज मोर ऑफ कैपिटल और मोर ऑफ लेबर और मोर ऑफ बोथ देन इज नेसेसरी द टोटल प्रोडक्ट विल इवेंचुअली डिक्लाइन। इसका मतलब क्या, अगर वो बहुत ज़्यादा कैपिटल यूज़ करेगा, याद रखना, या बहुत ज़्यादा लेबर यूज़ करेगा, या दोनों का ही बहुत ज़्यादा यूज़ करेगा, तो इवेंचुअली टोटल प्रोडक्शन तो डिक्लाइन होगा ही होगा। आप बोलोगे सर आपने यही पॉइंट क्यों बताया, देखो क्या है कि मैं एक ही कर्व की बात कर रहा हूँ, आप एक ही कर्व लो, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप 200 यूनिट वाला कर्व ले रहे हो तो इसका मतलब क्या, इस पॉइंट के अंदर सही रहेगा आपका पार्ट, इस पॉइंट के अंदर सही रहेगा। तो अगर मैं लेबर का पॉइंट यहाँ बनाता और पर्टिकुलर यहाँ टच कर लेता, तो इसका मतलब कैपिटल इतनी यूज़ हो रही है और लेबर कितना हो रहा है, इतना यूज़ हो रहा है। लेकिन अगर पता है कि आपको मैं कोई पॉइंट यहाँ बना लेता, तो मैं क्या बोलता, मैं तो यहीं पे रुक जाऊँगा, क्योंकि लेबर का सिर्फ इतना पॉइंट यूज़ हो रहा है और कैपिटल का सिर्फ इतना पॉइंट यूज़ हो रहा है। समझ गए। तो उस केस में ही हमारा आउटपुट 200 यूनिट निकल के आ रहा है, कितना, 200 यूनिट। तो हमें ज़्यादा कैपिटल लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें ज़्यादा कैपिटल लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि टोटल प्रोडक्शन वैसे भी गिरेगा अगर आप ज़्यादा लेबर यूज़ करोगे, अगर आप ज़्यादा कैपिटल करोगे, या दोनों का ज़्यादा यूज़ करोगे। द फर्म विल प्रोड्यूस ओनली इन दो सेगमेंट ऑफ द आइसोक्वेंट विच आर कॉन्वेक्स टू ओरिजिन एंड लाई बिटवीन द रिज लाइन। तो रिज लाइन कौन सी है, ये जो एक तरीके से क्या बनाती है, ओवल शेप बनाती है। दिस इज द इकोनॉमिक रीजन ऑफ प्रोडक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक रीजन। मतलब क्या हो गया, आप इकोनॉमी ऑफ स्केल अचीव कर रहे हो। इसका मतलब क्या बताया था मैंने, आपकी कॉस्ट क्या हो रही है, एवरेज कॉस्ट कम हो रही है, आपकी पर यूनिट की कॉस्ट जो हो रही है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। समझ गए। अब देखिए आपको यही बोल रखा है, कर्व ओ ए एंड ओ बी आर द रिज लाइन एंड इन बिटवीन देम ओनली फिजिबल यूनिट्स ऑफ कैपिटल एंड लेबर कैन बी एम्प्लॉयड टू प्रोड्यूस 100, 200, 300 एंड 400 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल ओ टी यूनिट ऑफ लेबर एंड एस टी, यहाँ से देख लीजिए कि पर्टिकुलर ये एस टी दे रखा है ना, तो जो मैं यहाँ पे ओ एस बोल रहा था आपको बार बार, तो यहाँ पे इसने एस टी बोल दिया क्योंकि सीधी सीधी लाइन बोल रखी है इसलिए। तो अब ये हटा देता हूँ। अब देखिए वापस से, जो ये आपको एस टी दे रखी लाइन, ठीक है, ऑफ कैपिटल कैन प्रोड्यूस 100 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बट द सेम आउटपुट कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग द सेम क्वांटिटी ऑफ लेबर। लेबर सेम क्वांटिटी का, लेकिन कैपिटल कितनी भी,
ओ वी तक, यानी वी टी, यानी वी टी। हमें एस टी तक जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमें सिर्फ वी टी पे मिल के ही एक तरीके से क्या मिल गया, प्रोडक्शन मिल गया। तो आप सोचिए कि जहाँ पे आपकी 1 लाख रुपए लग रहे हैं, 1 लाख रुपीज़ लग रहे हैं, और आपका प्रोडक्शन 1000 हो रहा है, और जहाँ पे आपका 80,000 रुपीज़ लग रहे हैं और 1000 प्रोडक्शन हो रहा है, तो आप 80,000 पे ही रुकने की करोगे, क्योंकि आपको पता है कि आपकी कॉस्ट बच गई 20,000 की। तो सीधी सी बात है, वही बात कर रहा है कि जहाँ पे आपका लेबर और कैपिटल कम लगेगा और प्रोडक्शन उतना ही होगा, तो आप वहीं पे पहुँचने की करोगे। फिर आपको बोल रखा है 10 ओनली एन अनवाइज एंटरप्रेन्योर विल प्रोड्यूस इन द डॉटेड रीजन ऑफ द आइसोक्वेंट 100। इसका मतलब क्या है, याद रखना कि जब भी आपने आइसोक्वेंट 100 देखा ये वाला, तो बोल रहा है जो डॉटेड रीजन है, तो कोई अगर अनवाइस मैनेजर होगा, मतलब इनएफिशिएंट मैनेजर होगा, बेवकूफ़ मैनेजर होगा, तो जनरली वही यहाँ पे काम करेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो यहाँ पे काम करेगा तो लेबर कितनी ज़्यादा लग रही है, ठीक है, कैपिटल चलो फिर भी ये लग रही है, लेकिन लेबर कितनी ज़्यादा लग रही है। जबकि आपको पता है कि अगर वी पे काम करेगा तो लेबर भी कम लग रही है और कैपिटल भी कम लग रही है। आप बॉक्स बना के देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि बॉक्स एक तरीके से आपका पार्ट क्या बनेगा, कम बनेगा। जब भी आप आउल शेप की बात करोगे, आप बोलोगे सर अगर मैं 400 यूनिट पे कोई पॉइंट बना लूँ, जैसे यहाँ पे आप एस पॉइंट बना दो, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो ये प्रॉपर बढ़िया पॉइंट होगा। लेकिन अगर आप क्या करोगे, इस बॉक्स से बाहर निकलने की कोशिश करोगे, यानी डॉटेड लाइन पे यहाँ पे निकलने की कोशिश करोगे, जैसे मैंने अभी 400 यूनिट पे बनाया था, तो अगर यहाँ पे निकलने की कोशिश करो और आपको पता है कि पर्टिकुलर लेबर यहाँ जाएगी नीचे, तो देखो कितना बड़ा बॉक्स बन रहा है। इसका मतलब प्रोडक्शन ही क्या होगा, एक तरीके से उतना ही हो रहा है, लेकिन कॉस्ट क्या लग रही है, ज़्यादा लग रही है। तो हम कॉस्ट कम लगाना चाहते हैं इसलिए। तो ये बोला द डॉटेड सेगमेंट ऑफ एन आइसोक्वेंट आर द वेस्ट बियरिंग सेगमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, अन इकोनॉमिक रीजन। तो याद रखना, प्रोडक्शन का जो इकोनॉमिक रीजन होता है वो आउल के अंदर होता है, और उसके जो बाहर का रीजन है वो एक तरीके से क्या है, अन इकोनॉमिक रीजन कहलाता है। इन द अप डॉटेड रीजन मोर कैपिटल एंड इन द लोअर डॉटेड पोर्शन मोर लेबर देन नेसेसरी इज एम्प्लॉयड। इसका मतलब क्या है, जब भी आप ऊपर वाला रीजन बोलते हो तो इसमें जनरली क्या है, कैपिटल ज़्यादा यूज़ हो रही है, और जब भी आप नीचे वाला बोल रहे हो तो इसमें क्या हो रहा है, लेबर का ज़्यादा यूज़ हो रहा है। समझ गए? फिर आपको बोल रहा है हैंस जी एच, जे के, एल एम एंड एन पी सेगमेंट ऑफ द एलिप्टिकल कर्व आर द आइसोक्वेंट्स। तो अगर आप ऊपर पॉइंट में देखोगे, जहाँ पे आप देखोगे ये जी एच, जे के, एल एम, एन पी, यही एक तरीके से आपका क्या है, बिल्कुल सफिशिएंट कर्व है। आप चाहे तो देखो, कभी कभी क्या है, ये आप जो पर्टिकुलर पढ़ते हो पूरा क्या बोल सकते हैं, कॉन्सेप्ट, अगर गूगल पे भी सर्च करते हो तो या फर्स्ट स्टेज बोलते हैं, ये सेकंड स्टेज बोलते हैं और ये थर्ड बोलते हैं। तो आप कहाँ पे आके रुकोगे, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से आपका इकोनॉमिक प्रोडक्शन हो रहा है, जबकि जो डॉटेड लाइन है उस पर अन इकोनॉमिक प्रोडक्शन हो रहा है। समझ गए? अब देखिए, अगर आपने ऊपर के पॉइंट पढ़े तो आपको डिफरेंस भी पता चल जाएगा, सिंपल डिफरेंस है 4। तो फटाफट देख लेते हैं क्या बोल रहा है। देखिए, आइसोक्वेंट जो कर्व होते हैं जनरली वो क्या करते हैं, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट बताते हैं, ठीक है। ईच कर्व रेफर टू गिवन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, वाइल एंड इंडिफरेंस कर्व, जब हम इंडिफरेंस कर्व की बात करते हैं कंज्यूमर की, तो वो क्या बताएंगे, क्वांटिटी ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो ये आउटपुट की बात करेंगे और ये क्वांटिटी किसकी बात करेंगे, सेटिस्फेक्शन की। इट सिंपली टेल्स दैट द कॉम्बिनेशन ऑन ए गिवन इंडिफरेंस कर्व यील्ड मोर सेटिस्फेक्शन देन कॉम्बिनेशन ऑन ए लोअर इंडिफरेंस कर्व ऑफ प्रोडक्शन। तो जनरली आपको यही बताएगा कि इंडिफरेंस कर्व का आपका पॉइंट है तो ये हायर सेटिस्फेक्शन देगा, किसके बदले में, इसके लोअर पॉइंट पे। तो एक तरीके से आइसोक्वेंट में क्वांटिटी का पार्ट आता है, यानी सॉरी आउटपुट का पार्ट आता है, ऐसे बोल सकते हो, जबकि इसमें सेटिस्फेक्शन का पार्ट आता है, क्योंकि यूटिलिटी को इसमें मेजर नहीं किया जा सकता। हाँ, तो यहाँ पे ये देखो क्वांटिटी ऑफ आउटपुट बोल रखा है और यहाँ क्वांटिटी ऑफ सेटिस्फेक्शन बोल रखा है जनरली, ठीक है। एक डिफरेंस तो ये। दूसरा डिफरेंस क्या बोल रखा है कि आइसोक्वेंट कर्व में जनरली कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स होते हैं, मतलब इनपुट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के, जबकि इंडिफरेंस कर्व में क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स। ये हमने शुरू में देखा। आइसोक्वेंट कर्व जनरली किसकी इन्फॉर्मेशन देता है, इकोनॉमिक एंड अन इकोनॉमिक रीजन की, अभी ऊपर देखा था, जबकि इंडिफरेंस कर्व ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता। आइसोक्वेंट कर्व जनरली क्या बताता है आपको, टेक्निकल पॉसिबिलिटी बताता है सब्सटीट्यूशन की, कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बीच में क्या हो सकता है, लेबर की जगह कैपिटल या कैपिटल की जगह लेबर। अगर लेबर ज़्यादा लगा रहे हैं तो कैपिटल को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, यानी कि कैपिटल को बढ़ा रहे हैं, तो इसलिए हमें क्या मिलती है, MRTS मिलती है। जबकि स्लोप ऑफ IC मतलब स्लोप ऑफ इंडिफरेंस करके बताता है MRS, चेंज इन Y अपॉन चेंज इन X। X के गुड्स को पाने के लिए Y की कितनी यूनिट सेक्रीफाइस की, जो कि जनरली दो कम्युनिटी के बीच में होता है, ठीक है। तो कितने सिंपल डिफरेंस से और क्या नॉर्मल पार्ट था। तो आई होप आपको सारा पार्ट समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कुछ भी नहीं आया तो पर्टिकुलर पूछना, जैसे रिज लाइन नहीं समझ में आई तो आप याद रखना कि खुद ही कोई एग्जांपल करके देखना। अगर मैं आपको प्रॉपर वापस से 1 मिनट के लिए बताऊं तो आप देखना कि आपको खुद पता चल जाएगा कि जैसे अगर मैं 300 यूनिट पे भी बोल रहा हूं तो यहीं पे मेरा पार्ट सही बनेगा, क्योंकि OL लेबर और OK कैपिटल ये पॉइंट है, ठीक है। अब अगर मैं ये पॉइंट हटा देता हूँ और मान लो कि मैं बोलता कि जो 300 यूनिट के पॉइंट पे यहाँ लेके आता, कहाँ पे, इस पॉइंट पे,
तो कैपिटल कितनी ज़्यादा, लेबर चलो थोड़ी कम लेकिन कैपिटल कितनी ज़्यादा। तो आप देख सकते हो कि एक तरीके से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 300 यूनिट हो रही है लेकिन कॉस्ट ज़्यादा लगेगी। क्या लगेगी? लेबर को वेजेज ज़्यादा देनी पड़ सकती है। कैपिटल पे क्या देते हो जनरली? लोन लेते हो, फाइनेंस लेते हो, तो जनरली उस पर क्या करते हो? इंटरेस्ट, क्योंकि आपको पता है मशीनरी परचेज करनी है। तो मशीनरी अगर आपने क्या करी, रेंट पे ली, तो बात अलग है, रेंट दे रहे हो। लेकिन अगर मशीनरी आपने खुद ने खरीदी तो आपको पता है कि एक तरीके से आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी लगती है। अगर आपने कैश में खरीदी तो उस कैश का आप यूज़ कर सकते थे लेकिन नहीं कर पाए, तो उस कैपिटल पे इंटरेस्ट आपको देना पड़ता है। इकोनॉमिक्स में जनरली आप देखोगे तो आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट लोगे, नहीं लोगे, नहीं सॉरी लोगे, क्योंकि आपको पता है कि उस केस में आपको पता है कि कैपिटल पे इंटरेस्ट का पार्ट लगेगा ही लगेगा। तो अगर आपने कैश में भी, मैंने मान लो कि मैंने बोला कि अगर मैंने कैश में भी मशीनरी खरीदी है 10 लाख की, तो मुझे पता है कि अगर 10 लाख को मैं कहीं बैंक में लगाता तो मुझे इंटरेस्ट मिलता, लेकिन अब मुझे वो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो वो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो मेरी क्या एक तरीके से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वो मेरा इंटरेस्ट जा रहा है क्योंकि पर्टिकुलर वो मशीनरी मैंने परचेज कर ली। तो मेरी लेबर की कॉस्ट भी लगेगी और मेरी कैपिटल की कॉस्ट भी लगेगी। सपोज करो कैपिटल मेरी खुद की नहीं है, मैंने रेंट पे ली है, तो हायर लगेगा यानी किराया लगेगा, तो वो रेंट भी मुझे देना पड़ेगा। तो इस तरीके से मैं बोलूँगा मेरी टोटल कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो मैं इसी पर्टिकुलर ओवल वाले पॉइंट पे जाऊँगा। ठीक, तो आई होप आपको सारा पार्ट समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।